सामने खाली सड़क थी, अज्ञात भविष्य की तरह। मन यादों की चहल पहल से भरा था, वैसे ही जैसे उसकी बस पीछे स्टॉप पर छोड़ आई थी। घर की कार में संध्या और दिव्या को छोड़ने के लिए 8 लोग ठूंस गए थे। स्टॉप पर पहुंचकर देखा, उसकी तैयार की गई कारीगरों की भी वहां भीड़ है। किसी की गोद में बच्चा, किसी की उंगली से जुड़ा कोई बच्चा और किसी के साथ में आसपास की कोई लड़की या भांजी भतीजी। 2 औरतें अपने पतियों को भी साथ ले आई थीं। संध्या ने आश्चर्य से कहा, क्यों चले आए तुम लोग? स्त्रियां तो सदा की तरह लजाती मुस्कुराती रहीं। मर्दों को बहाने बनाने पड़े कि हमने सोचा आपका सामान चढ़ा दें बस में। गाड़ी की डिक्की से एक बोरी ही ऐसी थी जो ऊपर चढ़ाई गई। 2 बैग सीट के नीचे आ गए और एक छोटा बैग फिलहाल सीट पर ही रख दिया। कोई तीसरा आएगा तो गोद में रख लेगी। कोई तीसरा वहां पर आया ही नहीं। दिव्या उस बैग का सहारा लेकर ऊँघती सोती रही। संध्या को अपनी बचपन की सखी वसुधा याद आ रही थी। 2 दिन पहले फोन आया था उसका। कितना हाँफ रही थी, कैसा कैसा जीवन देते हो प्रभु। पता नहीं क्या नियति लेकर आई है बेचारी वसुधा। पूरा जीवन संघर्ष ही संघर्ष। बचपन भर दुखी रही, असंतुष्ट रही माता पिता के कारण। शादी करके अच्छे दिन आए भी तो उसने बुटीक का संघर्ष अपने हिस्से कर लिया। बहुत सालों तक काम में ऐसी व्यस्त रही कि बाल बच्चों के लिए सोचा ही नहीं। जब सोचा तो पाकर भी संतान खो दी। काम में और अधिक डुबोया अपने आप को ताकि सब दुख भुलाए जा सकें। जब खूब अच्छी आय होने लगी, व्यवसाय खूब अच्छा जम गया तो कैंसर ने पकड़ लिया। एक तरफ कैंसर उसका जीवन और पैसा खींच रहा था, दूसरी तरफ दरिद्र बनकर पिता भी उसके गले आ पड़े। चारों तरफ के दबावों ने उसके पति को शांत और धैर्यवान नहीं बनाया, बल्कि चिड़चिड़ा कर दिया। भीतर से उसे कैंसर मार रहा है और बाहर से पिता और पति की तनातनी। कितना रो रही थी बेचारी वसुधा। कह रही थी, इतने तनाव के बीच कभी अपनी मरी हुई संतान के लिए रोने की फुर्सत भी नहीं मिलती। उसके बुटीक में काम करने वाले ही लूट मचाने लगे थे। उन्हें एक एक कर हटाना पड़ा। कोई विश्वास पात्र नहीं रहा उसके पास। अब जो माल बचा है वह बोझ बना है। बुटीक का किराया गले की हड्डी हो रहा है। प्रभु अपना कारोबार जमा दो ताकि वसुधा की भी कुछ सहायता कर सकूं। जाना है मुझे उसके पास। जैसे भी हो मैं खरीद लाऊंगी उसका माल, जितना भी संभव हो। भले ही मेरे हाथ कुछ लाभ आए या ना आए, वसुधा की कुछ सहायता तो हो ही जाएगी। बस सड़क पर बढ़ रही थी और संध्या को अपनी वह सखी रह रह कर याद आ रही थी जो बचपन में कहा करती थी कि मैं प्रकृति प्रेमी नहीं हूँ, और जो बाद में इतनी प्रकृति प्रेमी बन गई कि घर के भीतर बाहर अपने बुटीक में तक फूल पौधों की भरमार करके रखने लगी। बचपन की उस कठोर सी लड़की की जवानी की खिलखिलाहटें याद आती रहीं संध्या को। मेरठ में उसके साथ बिताए 2 दिन, आहा, किसी खिले हुए फूल के साथ जीना कैसा होता है। कैसा सुंदर व्यक्तित्व हो गया था उसका। और अब कैंसर के जबड़े में फंसी हुई जान, जाने कैसी दिखती होगी वह अब। वसुधा की जन्मदात्री माँ तो बेचारी 35-36 की ही रही होगी जब उसे यह संसार छोड़ना पड़ा। वसुधा ने माँ का शोक नहीं मनाया, दुखी नहीं हुई। वसुधा का शोक मनाने के लिए भी उसके पास कोई संतान नहीं है। दुखी होने वाली संतान को भगवान ने पहले ही अपने पास बुला लिया। पिता से उसने पूरे जीवन द्वेष भाव रखा और अब जब वह सबसे दूर हो गई थी, शायद उसका यह अंतिम समय ही हो, तब पिता उसके घर में ही द्वेष फैलाने आ गए। वे भी कहाँ जाएं? विधि ने उन्हें उनके कर्मों का हिसाब दे ही दिया है। दूसरी शादी की जो कुछ साल में ही इनकी जमा पूंजी समेट कर विदा हो गई। मकान मालिक ने किराया न देने पर धक्के मारकर उन्हें घर से निकलवाया। सामान भी नहीं दिया। जाते तो कहाँ जाते। इकलौता बेटा भी तो 20 साल पहले घर से भाग गया था। उसकी तो कोई खबर भी नहीं। ले देकर वसुधा ही एकमात्र संतान, एकमात्र संबंधी। संयोग से वह मिल गई तो उसे छोड़ते नहीं। सामने सड़क हल्का सा मोड़ ले रही थी। आगे जाकर किधर मुड़ेगी पता नहीं। संध्या यादों के गलियारों में ही टहलती जा रही थी। वसुधा की बात जब पूजा से बताई थी तो उसने अपनी रिश्तेदारी की एक बहू की बात की थी। पोलियो से
जिसका बायां हाथ खराब है, पल्लू में छुपाए छुपाए रखती है उस हाथ को। बस सड़क पर बढ़ती जा रही थी, जैसे जीवन बढ़ता ही रहता है आगे की ओर। चाहे जीवन जितना खाली हो, अपनत्व विहीन हो, घटना विहीन हो, लक्ष्य विहीन हो, लेकिन समय चक्र चलता ही रहता है। पूजा की वह रिश्तेदार बहू भी ऐसी ही है बेचारी। बस उसके साथ अच्छा यह हुआ कि उसे ईश्वर ने एक बेटा दे दिया। उसके हिस्से काम के अलावा कुछ आया ही नहीं था। एक हाथ अशक्त है, फिर भी रसोई पूरी तरह उसके ही मत्थे है। बचपन से उसके साथ आया रहती थी, जो उसे कोई कमी महसूस नहीं होने देती थी। न माँ बाप की उपेक्षा से उसे अधिक अंतर पड़ा, न हाथ की कमजोरी से, क्योंकि उसके साथ एक अच्छी आया रहती थी। वह अपने बच्चे से दूर रहकर बच्चे के लिए पैसे बचाती और अपने बच्चे के हिस्से का प्यार उस पर लुटाती रहती, जिसकी सेवा के लिए रखी गई थी। माता पिता को तो पार्टियों से और टूर से ही फुर्सत नहीं थी। उनकी बिजनेस डील ही इतनी होती थी। बिजनेस का ही तो एक दांव बेटी की शादी के लिए भी खेला गया। दोनों घरों का बिजनेस बढ़ा। आया को दिए जाने वाले पैसे भी बचने लगे मायके के, और खाना बनाने वाली को भी दिए जाने वाले पैसे बचने लगे ससुराल की। माता पिता ने 25 लाख नगद देकर दामाद खरीदा था। दामाद उनके लिए तो अच्छा ही था। पति कैसा था वह, किसी ने किसी से कभी यह प्रश्न नहीं पूछा। न वह कभी घर से बाहर जाती है, न कभी बाहर वाला कोई उसे अपने घर बुलाता है। मायके वाले तक नहीं बुलाते। कहते हैं जब मन हो आ जाया करो, तुम्हारा ही घर है। ससुराल वाले भी कह देते हैं चली जाया करो जब मन हो, तुम्हारा ही घर है। अगर दो दो घर उसके हैं तो उसकी व्यथा किसी को दिखाई क्यों नहीं देती। आए दिन खाना बनाते उसके हाथ जल जाते हैं। बायां हाथ कमजोर जो है, सास रसोई में उसी दिन घुसती हैं जब बिजनेस का लक्ष्य लेकर किसी को घर पर खाने के लिए बुलाया गया होता है। बाकी 8 लोगों का खाना बहू ही बनाती है। 8 लोग जो घर के हैं, परंतु दिन भर में कोई उससे 8 शब्द भी नहीं बोलता। एक बेटा है, वह भी बंटा हुआ है। जब तक स्कूल नहीं जाता था, दिन भर किसी न किसी की गोद में चढ़कर शहर भर में घूमता रहता। स्कूल जाने लगा तो उसे तैयार करने का काम दादी का, स्कूल छोड़ने का काम दादा का, घर लाने के लिए पापा जाते, स्कूल मीटिंग में पापा जाते, कुछ भी सामान चाहिए तो पापा बाजार साथ ले जाते बच्चे को। बस बच्चे की माँ से कुछ भी नहीं पूछा जाता। उस बेचारी को पता है कि जब तक वह प्रश्न रहित है तभी तक उसका जीवन सुरक्षित है। प्रश्न खड़े करते ही वह किस मिट्टी में कहाँ समा जाएगी पता नहीं। बेटे को बड़ा होते देख देख कर मन तो बहला ही लेती है। क्या कोई सामान्य माँ अपने आप को हर दिन याद दिलाया करती है कि उस बच्चे की माँ तो मैं ही हूँ। वह पूछे न पूछे, माँ तो मैं ही हूँ। उसके पास बच्चे को अधिक देर रहने ही नहीं दिया जाता। कोई नेह मोह के धागे न जुड़ जाएं उनके बीच। यह सावधानी पूरा घर रखता है। बहाने कितने सारे, काम का हर्जा, पढ़ाई का हर्जा, समय की बर्बादी, यहाँ वहाँ जाना, यह वह करना, इसका उसका बुलावा। बस सड़क पर आगे बढ़ रही थी और संध्या का सोच भी। पता नहीं उस बहू के हित में कभी कुछ सूझेगा भी या नहीं। कभी मिलना हो तो उसे परखूं कि क्या वह भक्ति मार्गी हो सकती है। वसुधा ने जैसे तैसे भी जिया, लेकिन अपना जीवन जिया। अपनी बात कह सकी, विद्रोह कर सकी, अपना काम कर सकी, अपने ढंग से खर्च कर सकी, अपने ढंग से भी कुछ समय तो जी ही सकी। वह बेचारी बहू तो न कभी अपनी बात कह सकी, न कभी विद्रोह कर सकी, न कोई आजीविका है कि बाजार ही उसे कुछ देर बहला सके। बाजार भी उसने अपनी आया के साथ ही देखा होगा कभी, सालों पहले। उसकी सांसें भी चल रही हैं तो आया के सिखाए से ही। आया ने ही खाना बनाना सिखाया। दिन भर उसी का सहारा है। रसोई ही उसका कारागार है और रसोई ही उसके जीने का साधन। वरना वह ऐसा सामान थोड़े ही थी कि 25 लाख देकर खरीदी गई हो। मोल भाव तो उसके पति का हुआ था। उसका अपना तो कोई दाम ही नहीं, तभी तो कोई भाव नहीं देता उसे। कैसा जीवन, जैसे कोई सूनी सड़क हो आदि से अंत तक। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।